तो इससे पहले बताए थे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा था और किस तरह से क्रमबद्ध रूप से हमारे संविधान का विकास हुआ, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बातें मैंने किया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया गया उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो भागों में बांटा गया। अब यहां से कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करने का उसको अनुमति दे दिया गया। मैंने व्यापारिक मामला का देख रेख करने का अनुमति जो है कंपनी को दे दिया गया, जबकि उसके राजनीतिक मामलों को देख रेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। मीन्स द्वैध शासन व्यवस्था। कहने का मतलब था कि उसके राजनीतिक मामलों का देखभाल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, और उसके व्यापारिक मामलों का देख रेख का अधीक्षण कंपनी करेगी। इस तरह से द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ, ये क्वेश्चन पूछता है कि द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? तो द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया था। उसके बाद हम आते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट आया, उससे पहले 1813 का भी चार्टर एक्ट था, जिसमें जो है आगे देखिएगा तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है कंपनी के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी के अधिकार को सीमित करता है, और उस पर जो है ब्रिटिश सरकार का शासन व्यवस्था स्थापित होता है। जैसे 1813 में देखिएगा कि चीन के साथ और चाय का व्यापार छोड़कर बाकी सारे व्यापार पर जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था कि अब जो है ये दोनों को छोड़कर कोई भी व्यापार पर जो है इस कंपनी का एकाधिकार नहीं रहेगा। उसके बाद जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, तब देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आमूल परिवर्तन हुआ। जैसे अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, उसका विस्तार किया गया। मीन्स वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो हम जब पढ़ते हैं तो उस समय देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय हम पढ़ते हैं कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पढ़ते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है, क्योंकि अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा, बल्कि वो गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, और इसी को लॉर्ड माउंटबेटन को ही प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके साथ साथ और यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट के तहत जो है बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे अब जो है आज तक जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ व्यापार करती थी, उसके व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1833 में देखिएगा कि एकाधिकार को समाप्त किया था। 1833 में इसी चीज को व्यापार के अधिकारी ही को समाप्त कर दिया। अब उसके पास सिर्फ जो है राजनीतिक अधिकार रह गए थे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1833 में जो सिविल सेवा का वो हुआ, अब जो है खुली प्रतियोगिता के आधार पर शुरू हुआ। माने अब जो है सिविल सर्वेंट जो बनाया जाता था, मिस वो ऐसा ही नहीं किसी को चुन देगा या किसी का जो है चयन कर देगा। उसके लिए एक ओपन, जिस तरह का आज कंपटीशन हम सब देखते हैं कि किसी भी विभाग में जाने के लिए एक
खुला प्रतियोगिता होता है, एक ओपन कंपटीशन होता है, इसमें जो सिलेक्टेड होते हैं वो हो जाता है। उसी तरह से 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें सिविल सेवकों को चयन के लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो 1853 का चार्टर अधिनियम आया। 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया। फर्स्ट बार में विधान परिषद का गठन की बातें अगर आएगी तो 1853 का चार्टर अधिनियम में ही आया। इसको भारतीय विधान परिषद भी कहा जाता है, जिसको हम आज राज्यसभा के रूप में हम जानते हैं। तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम का ही देन है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ, मैंने व्यवस्थित रूप से जो शुभारंभ होता है खुली प्रतियोगिता को, ओपन कंपटीशन का सिविल सेवकों के लिए, जो आज हम यूपीएससी जिसको हम कहते हैं, वो 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत ही हुआ। इसकी शुरुआत 1833 के तहत ही हो गया था, बट उसको एक उसको एक व्यवस्थित तरीके से रूप से अगर पूछा जाए तो वो 1853 का चार्टर अधिनियम ही इसका आंसर होगा। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखते हैं कि 1857 का विद्रोह होता है, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। सिपाही विद्रोह अनसक्सेस रहता है, और लेकिन फिर भी उसमें सफलता की बहुत सारी बीज छिपे हुए थे। जरूर उसमें जो है असफलता मिलती है भारतीयों को, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण था, जो कि सिपाही विद्रोह जब हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। बट 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ उसमें एक खौफनाक चीज़ें समझ में आया, और इससे ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आया, वो समय परिवेश के अनुसार यहाँ के चीज़ों को समझा बूझा, इसके कमजोरियों को समझा, और उसका जो मेन उद्देश्य व्यापार था वो धीरे धीरे चेंज होकर शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें जो है उसका मकसद बनते गया, और उसमें कामयाब भी रहा। जिसमें हमने बताया था कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और उसके बाद पूरी तरह से बक्सर का युद्ध में तीनों राजाओं को हरा कर जो है शासन स्थापित कर देना, दीवानी का उसको अधिकार प्राप्त हो जाना। तो वहाँ पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निर्कुंस हो गया था, जिस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए बहुत सारे चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने उस पर धीरे धीरे हावी होने का प्रयास किया, और उसके कार्य क्षेत्र को, कार्य शक्ति को जो है धीरे धीरे कम करते गया, जिसके कारण अभी देखें कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें पूरी तरह से व्यापारिक अधिकार समाप्ति कर दिया गया, उसको अब सिर्फ जो है राजनीतिक अधिकार रहने दिया गया। तो उसी का एक बढ़ते हुए क्रमबद्ध रूप में देखने को मिलता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें अब जो है उसको 1833 में तो व्यापार का अधिकार समाप्ति कर दिया गया था, सिर्फ राजनीतिक अधिकार रहने दिया गया था। अब उसके राजनैतिक अधिकार को भी 1858 के शासन अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। अब जो है भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों चला गया। बस अब जो है भारत का शासन व्यवस्था सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है संचालित होना शुरू हो गया। और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बताए कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। अब वही गवर्नर जनरल अब वायसराय में परिणित हो गया। मीन्स 1858 से वो गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। मीन्स अगर लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था,
और लॉर्ड कैनिंग को ही फर्स्ट वायसराय भी बना दिया गया, मीन्स रूपांतरित हुआ तो उसी को वायसराय बनाया गया। तो फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया, और अंतिम गवर्नर जनरल की भी बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग ही था। और यहाँ से जो बताए थे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, और उस पिट्स इंडिया एक्ट में दो द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कंट्रोल, मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो निर्माण किया गया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसको पूरी तरह से अब यहाँ से समाप्त कर दिया गया। और इसी समय एक नए पद का सृजन हुआ, भारत के राज्य सचिव। अगर कभी भी क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इतना ही नहीं, इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम भी आए। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आए, इसके तहत जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। मीन्स कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की अगर बात कहा जाए तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ही हुआ था। और इतना ही नहीं, इस अधिनियम के तहत मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को भी, माने मद्रास मुंबई जो था उसको भी विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रयास किया गया। मीन्स एक विकेंद्रीकरण की अगर बातें हो कि विकेंद्रीकरण माने सत्ता का हस्तांतरण करने की बातें अगर हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की बातें हो, तो 1861 का जो अधिनियम था उसी के तहत किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी परिवर्तन है। जब और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 1892 का 1892 मीन्स 1892 का अधिनियम जो बना, उसमें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फर्स्ट बार जो है अधिकार दिया गया। माने बजट पर अब जो है बहस भी किया जा सकता था। उससे और आगे बढ़े तो देखते हैं कि फिर धीरे धीरे जो है एक नया एक्ट आया, जिसको हम मॉर्गे-मिंटो एक्ट कहते हैं। मॉर्गे-मिंटो एक्ट जो आया, उसमें देखते हैं कि पहली बार फर्स्ट बार मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर चुनने का अधिकार दिया गया। मीन्स अब जो है मुस्लिम सदस्य को मुस्लिम मतदाता ही चुन सकता था। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का विभाजन का बीज किस अधिनियम के तहत बोया गया था। तो भारत विभाजन का बीज मॉर्गे-मिंटो सुधार अधिनियम में ही बो दिया गया था, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम प्रतिनिधियों को मुस्लिम सदस्य ही सिर्फ चुन सकते, मुस्लिम मतदाता ही सिर्फ चुन सकते थे। ये बहुत बड़ी बातें थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में की अगर बात हो तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मॉर्गे-मिंटो को ही कहा जाता है, जो 1909 में आया था। 1909 के बाद हम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1919 आया। 1919 में बहुत सारे परिवर्तन आए, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार की अगर बात आए तो 1919 का जो चार्टर एक्ट था वो होगा कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 के चार्टर अधिनियम में। यह किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के चार्टर अधिनियम के तहत है। इसके द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को दो भागों में बांटा गया।
केंद्रीय केंद्रीय विषय जैसे आज भी है, हमसे पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची। तो ये संघ सूची और राज्य सूची की जो बातें आई वो इसी समय 1919 का जो चार्टर अधिनियम था उसी के तहत है। और इसके तहत जो है संघ सूची और राज्य सूची में केंद्रीय और प्रांतीय सूची का विभाजन करके केंद्रीय नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया। मीन्स केंद्र सूची पर वो वहाँ का जो है गवर्नर जनरल जो है नियम कानून बनाएगा, सारा कुछ संचालन करेगा। और ये जो होगा जिसको प्रांतीय सूची कहते हैं उस पर जो है प्रांत को भी जो है स्वायत्तता प्रदान की गई नियम बनाने का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रांतीय विषय को भी पुनः दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित और आरक्षी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि दो चीजें, एक यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कि द्वैध शासन व्यवस्था कब आया था, तो 1919 के शासन अधिनियम में ही आया था। और द्विसदनीय व्यवस्था भी यही से आया है। मीन्स जो दो सदन आज हम जिसको लोकसभा राज्यसभा के रूप में जानते हैं वो भी देन इसी का है। मीन्स भारत शासन अधिनियम 1919 का ही देन है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था का वहाँ स्थापना हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि एक लोक सेवा आयोग का भी गठन इसी अधिनियम के तहत हुआ था 1926 में, जिसको जो आज केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है वैधानिक आमूल परिवर्तन जो है इसके द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें हम बता दें कि आज भी हमारा जो संविधान है उस संविधान में 35% से ज़्यादा डायरेक्ट उठाकर हमारे संविधान में रखा गया है। मीन्स भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो कानून का प्रावधान किया गया था वही सारे कानून, वही सारे नियम हमारे संविधान में डायरेक्ट 35% को उठाकर जो है रख दिया गया है, जिसकी चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।